नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। यूपी में पहले चरण की 8 सीटों पर शुक्रवार को 60.25% वोटिंग हुई और ये आंकड़ा 2019 में इन सीटों पर हुई वोटिंग का 8.61% कम है। पिछले 3 चुनाव को देखें तो इन सीटों पर 2009 में करीब 56.87% वोटिंग हुई थी, जबकि 2014 में ये वोटिंग करीब 10% बढ़कर 66.72% तक पहुंच गई। ये वही चुनाव था जब देश में मोदी लहर थी, जबकि 2019 में इसमें 2% की बढ़त हुई और वोटिंग 68.86% पर पहुंच गई। वोटिंग का ये ट्रेंड काफी कुछ कह रहा है। 2009 में इन 8 सीटों पर 56.87% वोटिंग हुई तो भाजपा को सिर्फ 1 सीट पीलीभीत पर मिली थी, जबकि 3 सीट पर बसपा, 3 सीट पर सपा रालोद गठबंधन और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। वहीं 2024 में जब वोटिंग परसेंटेज 10% बढ़कर 66.72 हुआ तो सभी 8 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं अमरोहा, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कहना सुना था। किसानों का एक कमीशन दिखाएंगे और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी वो कमीशन किसानों का कर्जा माफ करेगा। और दूसरा काम, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम, पहली बार हिंदुस्तान में किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दी जा रही है। सारे के सारे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। अब यहां मजदूर बैठे हैं, खड़े हैं, आप कहोगे गरीबों के लिए आपने काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों का क्या होगा? सबसे पहले महालक्ष्मी योजना में आपका फायदा होगा। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया आएगा। मगर हम बात वहां नहीं रोकेंगे। मनरेगा का आज कितना पैसा बनता है? कितना है रेट? कितना मनरेगा? कितना है मनरेगा का? 200। चुनाव के बाद 400। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को क्या रेट मिलता है? कितना? उसे डबल कर दो। और अब आपको सीधे ले चलते हैं मथुरा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हर गरीब को मुफ्त और कोरोना में हर एक को कोरोना का वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई आप सभी को वैक्सीन लग गया है ना? जरा जिसको दोनों वैक्सीन लगा है हाथ उठाओ तो जरा। सबको लगा है ना? मोदी जी ने जब वैक्सीन लगाना शुरू किया, ये राहुल बाबा कहते थे वैक्सीन मत लगाओ, ये मोदी वैक्सीन है। अच्छा है राहुल बाबा का कोई सुनता नहीं है। पूरे देश ने वैक्सीन लगाया। एक दिन रात को राहुल बाबा भी गुपचुप अपना वैक्सीन लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। परंतु मोदी जी ने देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। मथुरा के अंदर ढेर सारा विकास का काम मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किया है। ग्राम सड़क योजना के तहत 570 किलोमीटर सड़क बनाई। अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्ज अंतरराज्य बस का अड्डा मथुरा में बनाया। मथुरा जंक्शन, मथुरा कैंट, उसका आधुनिकीकरण रेलवे स्टेशन का करने का काम किया। मथुरा में 600 एकड़ भूमि में थीम पार्क बनाने की योजना चल रही है। भाइयों बहनों, मथुरा को ये थीम पार्क विश्व प्रसिद्ध बनाएगा। 84 कोस की परिक्रमा का भी पूर्ण विकास करने का काम
हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सोच रहे हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मथुरा के नल की टोटियों की पहचान भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाने का काम किया। गोवर्धन को तहसील बनाया, अग्रसेन चौराहों को बनाने का काम किया और लगभग निराश्रित महिलाओं को 42,000 माताओं को पेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, मैं 14 में प्रभारी था, 19 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। दोनों बार हेमा जी को हमने यहां से प्रतिनिधि बनाया। 14 में जब प्रतिनिधि बनाया तब हेमा जी देश की जानी मानी कलाकार है, इनकी ख्याति समग्र विश्व में विख्यात है, इसलिए टिकट दिया था। परंतु 19 में जब टिकट दिया, हेमा जी सबसे अच्छी सांसद में से एक सांसद है, इसलिए टिकट दिया है। और हेमा जी को तीसरी बार टिकट इसलिए दिया है, हेमा जी को पार्टी ने मथुरा भेजा, हेमा जी खुद मथुरामय हो गई है और कृष्ण भक्ति को पूरे देश के अंदर एक नए आयाम देने का काम हमारी सांसद हेमा जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं मथुरा के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। हर महीने कोई न कोई पत्र हेमा जी का मथुरा के विकास के लिए आता है। इतनी बड़ी कलाकार होने के बावजूद हेमा जी ने मथुरा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और मथुरा को विश्व स्तरीय पर्यटन सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार और यूपी सरकार की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हेमा मालिनी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं, तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 में पलायन हो रहा था। सपा के गुंडे परेशानी कर रहे थे, अच्छे लोग यूपी छोड़कर जा रहे थे। आपने 17 में भाजपा सरकार बनाई, योगी जी ने यहां की कानून और व्यवस्था को ठीक कर लोगों की जगह गुंडे पलायन कर जाए, इस प्रकार के कानून और व्यवस्था की स्थिति का निर्माण करने का काम किया है। और आज फिर से 17 में 2 साहजादे इकट्ठा होकर आए थे, राहुल जी और अखिलेश जी। पत्रकार पूछते हैं 2 लड़के इकट्ठा हो गए। मैं बताना चाहता हूं 17 में इकट्ठा हुए थे सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी। या वो भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते तो चलो तो छोड़ते हैं भैया, पूरा का पूरा इनको दे दो, चलते घर। अब मैंने आंकड़े निकाले, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। अखिलेश जी आपके चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, थे नहीं थे? मगर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मगर सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, आईएएस अफसर चलाते हैं, क्योंकि अंत में ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों को निर्णय देते हैं। और यह दिल्ली में हो रहा है। आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी सरकार चलाता, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चलाता, 90 लोग सरकार चलाते हैं। 90 लोग सरकार चलाते हैं, उनको आईएएस अफसर कहा जाता है। बजट का पूरा निर्णय वो लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 90 अफसरों में से जो रेलवे का बजट, डिफेंस का बजट, उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिलेगा, छत्तीसगढ़ को कितना जाएगा, जीएसटी कैसे बनेगी, मनरेगा कैसे बनेगा,
ये सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर फाइनल डिसीजन जरूर लेता है, साइन जरूर करता है, मगर ये 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 90 में से पिछड़े कितने? वो देखो, एक आदमी होशियार है वहां पे, वो ये कर रहा है। भाई और बहनों, 90 में से 3 आपके, 3 आपके। आपकी आबादी कम से कम 50% और 90 में से 3 आपके। और यहाँ पर राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। और बात करेंगे 2024 के महासमर की, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कम वोटिंग परसेंटेज का। वोटिंग का ये ट्रेंड काफी कुछ कह रहा है। 2009 में 8 सीटों पर 56.87% वोटिंग हुई थी। भाजपा को सिर्फ 1 सीट पीलीभीत मिली थी, जबकि 3 सीट पर बसपा, 3 सीट पर सपा रालोद गठबंधन और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से आई थी। वहीं 2014 में जब वोटिंग परसेंटेज 10% बढ़कर 66.72 हुआ तो 8 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं 2019 में वोटिंग परसेंटेज में 2% की वृद्धि हुई तो भाजपा 3 सीटों पर सिमट गई, जबकि सपा बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़कर 5 सीटों पर कब्जा किया। तब भाजपा ने कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत सीट पर जीत दर्ज की, जबकि सहारनपुर, बिजनौर और नगीना बसपा और मुरादाबाद और रामपुर में सपा जीती थी। बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिला है कि पश्चिमी यूपी में मुद्दों पर वोटिंग हुई है। इस चुनाव में वोटों का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ। ये बात और है कि जातिगत वोटों का फायदा सभी पार्टियों को हुआ है। सबसे रोचक चुनाव नगीना का हो सकता है। यहाँ एक ऐसा देखकर लगता है कि चंद्रशेखर अच्छी फाइट में है। एक और बात जो इस चुनाव में समझ आई कि पिछले चुनाव में जाटव वोटर्स बसपा से छिटककर भाजपा की ओर चला गया था। उन्हें वापस आने में बसपा काफी हद तक सफल दिखाई दे रही है। पहले चरण की 8 सीटों पर कम हुए मतदान का असर भाजपा पर पड़ेगा या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों को इसका लाभ मिलेगा? फिलहाल सभी 8 सीटों पर कांटे की टक्कर है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जफर नकवी साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिलाल अहमद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जफर नकवी जी से करते हैं। जफर जी, बात करें यूपी में फर्स्ट फेज का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कहना चाहते हैं कि क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज यकीनन कम हुआ है और इसमें अवेयरनेस इश्यूज भी हैं। इस पे प्रमुख जो है, अगर देखा जाए तो प्रमुख इशू है कि अवेयरनेस इश्यूज है कि हमने उस लेवल पे हमारे जो कार्य समिति या प्रबंधन समिति, दोनों ही दल से लिया जाए, जो भी दल यहाँ पे मौजूद थे, सभी की तरफ से अवेयरनेस की कमी दिखाई गई कहीं ना कहीं। लेकिन हम आश्वस्त इसलिए हैं कि हमारे बूथ स्तर के तमाम वो कार्यकर्ता जिनको हमने जिम्मेदारी दी थी वो बखूबी अपने काम को अंजाम दिए थे और यकीनन उससे हमारा जो वोट परसेंटेज है वो यकीनन बढ़ा है। अब बाकी जो विपक्षी दलों के लोग हैं, अब हो सकता है उनके लोग ना पहुंचे हो, लेकिन हम आश्वस्त है कि हमारे लोगों ने अच्छी तरह से वोटिंग भी की है एंड वी हैव बूम आवर रिकॉर्ड ऑल्सो। और आने वाले समय में जिस टारगेट को हम अचीव करने वाले हैं, हम उस पर बिल्कुल आश्वस्त होकर उस पर काम कर रहे हैं। और कुछ कुछ मौसम का भी हेरफेर था कि पहला चरण का चुनाव था, मौसम की तपिश भी थी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हमने अपने जो हमारे लोग थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमको मानने वाले थे, जिनको सबका साथ सबका विकास एवं सबके विश्वास की नीति पे भरोसा था, वो यकीनन वोट करने भी आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति के ऊपर वोट किया है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, इस कम वोटिंग परसेंटेज को कैसे आंक रहे हैं? जैसा कि अभी जफर नकवी साहब ने तो बहुत क्लियर कह दिया है कि हमारे लोग मतदान करने पहुंचे हैं, आपके नहीं पहुंचे। नहीं, जफर भाई को सब बता के गए इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता। खैर, देखिए, बहुत सीधी बात, इस बार सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग इतने ज्यादा निराश थे कि वो निकले ही नहीं, इसलिए ये एवरेज गिर गया। मैं आपको कई ढंग से कहता, जो इनके संकल्प पत्र का वादा था 2014 का, 2019 का, उनमें इन्होंने बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे। तो 20 करोड़ नौकरियां जनता पूछ रही, जान रही है कि इन्होंने तो
मतलब पूरे देश में मिला करके और 10 साल में 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी है तो ये और रोजगार नहीं दी, वो बहुत निराश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सेना में भर्ती के लिए नौजवान जाते हैं, जो इनके अग्निवीर जैसी योजना से बहुत आहत है। आप देखिएगा, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये 8 जिला लोकसभा सीटें खुलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक सफाया हो जाएगा। इनसे लोग पूछते हैं कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जो 750 किसान आपने हलाक कराए, उन पर जो गारंटी का कानून आपको लाना था, आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था, किसानों को वादा किया था, वो कहां है? और किसानों का आयोग कहां है? किसान आयोग तो है, लेकिन किसानों का आयोग कहां है जो आपने गारंटी करी? जो आपने कहा था किसान भाइयों के ऊपर से आप मुकदमे उठा लेंगे, वो कहां है? और जो आपने ये कहा था कि हम 2022 तक उनकी आय दुगनी कर देंगे, वो कहां है? आपने कहा था कि हम भारत में सबको मकान दे देंगे 2024 के अंदर, तो वो पूछ रहे हैं लोग कहां है? शौचालय में आप पानी नहीं पहुंचा पाए, पता नहीं कौन कौन सा शौचालय आपने दे दिया। गंगा जी को साफ करने निकले थे, गंगा का मंत्रालय साफ कर दिया, लेकिन गंगा जी साफ ना हुई। बनारस कोई तो बना नहीं। 150 स्मार्ट सिटी अगर हम लोग खोजें तो पता नहीं कहां मिलेगी, इंडिया में मिलेगी या कहां के लिए वायदा किया इन्होंने। कहने का मतलब ये कि जिस नीति से जनता सीधी लाभान्वित और प्रभावित होती है, जो वाकई जिन नीतियों से देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता था, उस सपने को इन्होंने भारत के यंग लोगों को के सपनों को एकदम तितर बितर कर दिया। और यही वो युवा है, यही अक़लियत के वो लोग हैं, यही वो किसान हैं, वही महिलाएं हैं जिनको ये पावर्ड करने चले थे। और जो जिस तरीके से आपने देखा है 7 स्टेट में होते हुए महिलाओं के साथ अत्याचार, और इनके अपने सांसदों के द्वारा जो हमारी जाट बेटियों की नाक रगड़ी गई है यौन शोषण के मामले में, वो आपके सामने कौन इनके साथ खड़ा हो? आपके साथ जो क्षत्रिय समाज पश्चिम में खड़ा होता था, जो आपका वोटर था, उसकी तो पगड़ी आपने गुजरात में उछाल दी और उसने पूरे पंचायत की आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आपका विरोध। ठीक है कपिश श्रीवास्तव जी, मैं इस पर विस्तार से आगे बातचीत करूंगी, जरा और लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। हिलाल अहमद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस कम वोटिंग परसेंटेज में? हालांकि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये कम वोटिंग परसेंटेज किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए, जहां तक कि प्रश्न उठता है वोटिंग परसेंटेज का कि कम होने या ज्यादा होने के कारण क्या रिजल्ट पे अंतर पड़ेगा, तो इसके अंदर हम सिर्फ 2 बातें बहुत छोटी छोटी सी कहना चाहेंगे। पहली बात ये कि हर जगह से कंप्लेंट आई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और किस तरह से पुलिस वालों ने, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने उन लोगों को वहां पे हरास किया है, उनको वहां पे वोट डाल तरह से दिक्कतें खड़ी की है। जाहिर सी बात है, जब लोगों को वोट डालने के अंदर इतनी दिक्कतें खड़ी की जाएंगी, जब इतना ज्यादा परेशान किया जाएगा, तो वोटिंग परसेंटेज पे कुछ ना कुछ कमी आएगी। कई जगह मशीनें जो है वो काम नहीं कर रही थी। जो सबसे मेन टाइम होता है जिस वक्त सबसे ज्यादा वोट पड़ता है, उसकी वजह से भी वोटिंग परसेंटेज जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है। तो ये जो अगर पूरा देखा जाए जिस तरह से ये मशीनें सही से नहीं इंस्टॉल होना, या जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी या जो पुलिस है उसने जिस तरह से वोटर्स को वोट डालने से रोका है, वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो परेशान है। सत्ता पक्ष को परेशान होने के कारण भी है। पहली बात यह है कि वहां के पर वो पहले ही कुल 3 सीटें जीत पाए थे, बाकी 5 सीटों पे पिछले इलेक्शन में भी हार गए थे, और अब की उम्मीद यह है कि वो पूरी तरह से वहां पे सफाया हो जाएगा। उनको किसी तरह की इस चरण में कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलनी है, उसके अंदर इंडिया गठबंधन को ही सारी सीटें मिलनी है। तो शायद यही कारण था जिसकी वजह से वहां पे वोटिंग को स्लो किया गया। वोटिंग परसेंटेज उस वजह से गिरी है। वहां पे जिस तरह से पुलिस वालों ने लोगों को किया है, उसके बराबर सारे वीडियोस आए हैं, बहुत से चैनल से भी हिम्मत करके दिखाया है। माफी के साथ मैं आपको माफ कीजिएगा, हिलाल अहमद जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो। राजस्थान के जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के और एक भारी भीड़ जन सैलाब यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। महिलाएं भी इसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और 2024 के महासमर में हम बात कर रहे हैं कम वोटिंग परसेंटेज की, साथ ही साथ किसको फायदा किसको नुकसान। और सुरेंद्र जी का रुख करते हैं। माफी चाहूंगी सुरेंद्र जी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो काफ़ी कम रहा इस बार, और सवाल ये है कि क्या लोगों में जागरूकता नहीं थी या फिर लोगों ने इस बार वोटिंग को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता नहीं दिखाई, या फिर अन्य पार्टियों पर विश्वास कम है? ये एक कारण हम मान सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या एनालिसिस है आपका? जो मतदाता है वो काफी पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है, तो इसलिए उसने किसी भ्रम में वोट डाले नहीं किया। इस मतदान में दो ही तरह के लोगों ने मतदान किया, एक जो भाजपा के अंधभक्त थे, दूसरे जो भाजपा से बहुत नाराज थे कि भाई ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, उद्योग धंधे नहीं चालू कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था में जो मूल मुद्दे हैं इनकी बात नहीं कर रहे। तो दो वर्ग निकला। जो न्यूट्रल वर्ग था या थोड़ा संतुष्ट था, उसने कहा यार गर्मी में आराम करो, बिलावरेज जाने से कोई फायदा नहीं, ये सरकार जिसकी बननी होगी बन जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना, वो को न होए हमें कहानी, चेरी छोड़े न हुए रानी। तो उस वर्ग के जो लोग थे उन्होंने कहा हमें नहीं जाना, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अब सब लोग अपना अपना आकलन लगा रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं देखो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, दूसरे खेमे के लोग नहीं गए, और दूसरे खेमे वाले कह रहे हैं कि भाजपा ही नहीं गए क्योंकि उनको मालूम था कि जीतने वाले नहीं। अब इसका निर्णय तो 4 जून को ही होगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए कुछ चीजें जो हवा में तैर रही हैं जिनके कारण रोष है। एक हफ्ता 10 दिन जरा मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, तो लोगों ने पूछा है इनकी तो गारंटी है, मोदी की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि मोदी ने 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी दी थी 2014 में। मोदी ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, उससे पन्ना लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि वो बाद में उन्होंने कह दिया जुमला है, लेकिन जनता कह रही कोई बात नहीं, लेकिन रोजगार तो दे सकते हैं। तो वो जो एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया। और मैं मोदी को इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में पिछले 10 साल से कुछ नहीं है। मोदी ही सरकार है, मोदी ही नेता है, मोदी ही झंडा है, मोदी ही पेट्रोल है, मोदी ही सब काम है। पूरा देश मोदी में है, तो जाहिर उन्हीं से बात की जाएगी। बाकी ना आरएसएस की कोई हैसियत है, ना बीजेपी की कोई हैसियत है, न सरकार में किसी की कोई हैसियत। तो जब मोदी जी हैं तो उन्हीं से लोग पूछे, और उन्हीं से नाराजगी है कि भाई तुमने कहा बहुत, तो अब लोग ये कहते हैं कि यार ये आदमी झूठ बहुत बोलता, इस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। अब ठीक है भाई, जनमत देखिए, लोकतंत्र की एक खूबी है कि जहां एक आम आदमी राजा से या प्रधानमंत्री से सीधे पूछ सकता है, वह हम तुम पर क्यों विश्वास करें। इस कारण से कम हुआ मतदान। और कुछ बातें तो जैसे अभी ठाकुर मतदाता, जिसकी अभी चर्चा हम लोग नहीं की इतनी देर में, उस ठाकुर मतदाता की मैं आज उनके एक जनरल सेक्रेटरी हैं चंद्रदेव सिंह, उनका बाकायदा बयान आ रहा था वीडियो में कि ठाकुरों ने मतदान बीजेपी को नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और रक्षा मंत्री क्या कहते हैं राजनाथ सिंह जी गली गली घूमे, तब भी ठाकुरों को वोट नहीं दिया। और ऐसा बहुत कम होता है। ठाकुर मतदाता के बारे में हमारी राय ये है व्यक्तिगत कि लोग हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं,
और अगर ये सत्ता से अलग वोट कर रहे हैं तो लगता है इनको कुछ आभास हो गया है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और एक बात जो बहुत सरेआम कही जा रही है कि इन लोगों को डर ये लग रहा है कि अगर मोदी जी अब जीत गए तो ये योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे, और ये वो खुलेआम कह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई गुपचुप बात कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं हम इनको जीतने नहीं दें ताकि हमारे योगी जी 27 तो तक बने ही रहेंगे ना, बीच में कोई हटा थोड़ी देगा। 27 के बाद नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो बड़ा रोचक दृश्य में सारे चुनाव को ऐसा महसूस करता हूँ, एक गुड वेरी गुड थ्रिलिंग फिल्म इज बीइंग शोन इन दिस कंट्री, और उसका लोग आनंद ले रहे हैं। और लोकतंत्र की यही खूबी है कि हर चीज का आनंद लेकर के ओपन माइंड से, बगैर किसी के द्वेष के प्रति राजनीतिक अपना जो भाव है उसको व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। जफर साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे प्यारे प्यारे दद्दा सुरेंद्र दुबे जी तो बहुत कुछ बता दिए। सुरेंद्र जी बस इतनी ही बात कहेंगे, हुई है सोई जो राम रची राका को कभी तक बढ़ावे साखा। तो बात यह है कि मैम, जिस प्रकार से आपने भी एक कवरेज दिखाया, योगी जी का एक जनसैलाब देखा था ना, ये वही जनसैलाब है, ये वही वोट शेयर है जो सुरेंद्र पब्लिक जी आ रही अभी है। वही बात तो कह रहे थे कि योगी जी को बचाने के लिए ही जनता कह रही है कि हम वोट ही नहीं देंगे। नहीं मैम, योगी जी और मोदी जी देश के उज्जवल भविष्य के नेता हैं और इन पे लोगों को अपार विश्वास है, और यही वो वास्तविकता है जो जनता के बीच में आपको जन सैलाब जो दिखता है ना, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये समर्थन वाली भीड़ है। जन सैलाब तो राहुल गांधी की अभी हम वार्ता सुन रहे थे, वहां पर भी था। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आप कह देते हैं कि वो उनकी बुलाई भीड़ है और यहाँ लोग स्वेच्छा से आए हैं, और वो भी यही कह देते हैं कि वो उनकी बुलाई हुई भीड़ है, हमारे यहाँ लोग स्वेच्छा से आए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैम, एक विशेष समुदाय के बहुल क्षेत्र में जाकर वहां की भीड़ को इकट्ठा करना और जन सैलाब जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक शामिल हो, वो जनमानस की भीड़, वो सिर्फ मोदी और योगी के कुशल नेतृत्व में ही आती है, क्योंकि देश की जनता को अब ये मालूम है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को यदि कोई वास्तविक तौर पे साथ लेके चल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का कुशल। चलिए, हिलाल नकवी साहब क्या कहना चाहते हैं? हिलाल अहमद जी, माफी चाहूंगी। देखिए, जाहिर सी बात है, 4 जून तक की कोई ऐसा नहीं है जो एक सीट हारेगा। हर एक की भीड़ जो है वास्तविक होगी और बाकी दूसरे की भीड़ जो है वो किराए की होगी। जैसा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। हमको कोई भी इस तरह के ना क्लेम करना है, ना हमको ये बताना है कि हमारे में भीड़ कितनी है, ना हमको ये बताना है कि कितने लोग हमारे साथ हैं। वो जब मतपत्र खुलेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये इलेक्शन हम जीत रहे हैं, चाहे कुछ कर ले भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से उन्होंने छल किया है जनता के साथ और जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है जिसके अंदर कुछ नहीं है अलावा मोदी की गारंटी लिखे होने के, जाहिर सी बात है जनता उनको वोट नहीं करेगी। दूसरी तरफ एक वो गठबंधन है जिसका कि मैनिफेस्टो के अंदर न्याय की बात की गई है, जहां पर हम जो है तो गरीबों के साथ न्याय करने की बात करते हैं, किसानों के साथ न्याय करने की बात करते हैं, महिलाओं के साथ न्याय करने की बात करते हैं, नौजवानों के साथ न्याय करने की बात करते हैं। साथ ही साथ हम इस बात की भी न्याय की बात करते हैं कि जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से, हम इसकी भी बात करते हैं। हम एमएसपी की गारंटी, हम कहते हैं कि हम आएंगे तो हम जो है वो आपके एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। स्वामीनाथन जी ने जो कहा है कि दुगनी होना चाहिए, जो उसका कैलकुलेट करने का तरीका है, हम उसकी गारंटी देते हैं। हम महिलाओं को जो गरीब परिवार से आती हैं, वहां की जो सबसे बड़ी महिला है, उनको 1 लाख रुपए साल देने की गारंटी देते हैं। हम हर उस नौजवान को जो शिक्षित है, जिसने ग्रेजुएशन किया है, उसको हम कहते हैं 1 साल की तुमको अप्रेंटिसशिप दिलाएंगे, जिसके अंदर 1 लाख रुपया तुमको पूरे साल का मिलेगा। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता होगी तो तुमको वो नौकरी मिलेगी। तो हम नौकरी की भी गारंटी देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जो है वो 2,000 देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे। हम कहते हैं हर वो नौजवान जो ग्रेजुएट है या जिसने आईटीआई से कोई अप्रेंटिसशिप ली हुई है, उनको सबको हम अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं। यानी कि वो योगदान देंगे, वो अपना पैसा कमाएंगे भी और साथ ही साथ नौकरी भी हो पाएंगे। तो ये जो लोगों को दिख रही है, समझ में आ, हम जो है वो जब जिसकी जितनी हिस्से संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो स्पष्ट रूप से कहते हैं
कि हम एक ऐसी जनगणना करा लेते हैं जिसके अंदर कौन किस जाति से, किस धर्म से है, उसकी क्या सोशो इकोनॉमिक पोजीशन है, सामाजिक आर्थिक उसकी क्या है, उसके हिसाब से उसकी हम सहायता करेंगे। कोई हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम जो है वो 50% ही तक की सीमित रखेंगे, नहीं। अगर गरीबी ज्यादा है, अगर किसी जाति विशेष में ज्यादा गरीब लोग हैं, तो उनको हम ऊपर लाने की भरसक कोशिश करेंगे कि उनको हम उस तरह से रिजर्वेशन देके ऊपर लेके आए। दूसरी तरफ हम इस बात की भी गारंटी देते हैं कि जो बाबा साहब का संविधान है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने बनते ही रामलीला मैदान में जला दिया था, सुरेंद्र दुबे जी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के स्वयं की जो पुतले जला दिए थे रामलीला मैदान में, और आज की तारीख में मोदी जी उनको ललकार के कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संविधान में परिवर्तन कर सके। तो वो अपने आप में ये चीजें बता रही है कि आगे आप क्या करने वाले हैं। पूरी जनता इस बात को लेके पूरी तरह से हतप्रद है कि आपको 400 सीट क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि अनंत हेगड़े कहते कि हम संविधान बदल देंगे, या इसलिए चाहिए कि जिस तरह से बिहार के इलेक्शन में जो है वो मोहन भागवत ने कहा था कि हम जो है वो जितना भी रिजर्वेशन है उसको समाप्त कर देंगे। आपको इसीलिए तो इतना बड़ा वो चाहिए बहुमत। किस लिए चाहिए आपको बहुमत? आप क्यों ये कहते हैं कि हमको जो है वो क्या नाम है, चुन चुन करके कांग्रेसियों को जो है वो समाप्त कर दो? ये क्या बातें हैं? आपको अपोजिशन नहीं चाहिए, 400 सीटें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप पूरा संविधान समाप्त कर देना चाहते हैं जो कि अंबेडकर साहब का बनाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये वो बातें जो जनता को अपील कर रही है, जिसकी वजह से हम आश्वस्त हैं, इंडिया गठबंधन आश्वस्त है कि हम जो है वो सारे वर्गों को लिए क्या करेंगे, हम एक एक बात बता रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ अगर आप पूछे तो मोदी की गारंटी है। सुरेंद्र दुबे जी ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मोदी जी की क्या गारंटी है? जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने के लिए कहा था, कहां गई 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात करते थे? वो जो है मेक इन इंडिया आया था। आप बताइए, आपने मेक इन इंडिया का नाम सुना? आपने पिछले 5 साल में मेक इन इंडिया का नाम एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मुखमंडल से सुना हो तो आप उनको बता दीजिए कि आपने सुना है। आपने जो है मुद्रा योजना की बात करते हैं, आप देखिए कि मतलब किस तरह की बात करते हैं। कहते हैं कि हमने पूरे भारत में 42 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दे दिया। भारत के अंदर कुल परिवार कितने रहते हैं? 25 करोड़ या 30 करोड़? अगर एक परिवार में 5 लोगों के हिसाब से मान ले तो 30 करोड़ परिवार हो गए। यानी कि प्रत्येक परिवार से कम 1.5 लोगों को तो मुद्रा लोन मिलना ही चाहिए। भाई 40 करोड़ लोगों को जब दिया है, प्रत्येक परिवार से 1 से ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन मिलना चाहिए। आप अपने आसपास पूछ लीजिए, चारों सब लोग बैठे हुए सब अपने आसपास पूछ रहे, कोई एक बता दे कि उसके जानने वाले को मुद्रा लोन मिला। ठीक है डॉक्टर, ये बातें जो है ये जनता समझ रही है। जनता समझ रही है कि किस तरह से आप व्यावसायीकरण इस हद तक कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, वापस आएंगे। अग्नि योजना के अंतर्गत 4 साल तक की एक नौजवान बच्चा जो है वो जाएगा, बॉर्डर के पास खड़ा रहेगा, 4 साल बाद उसको जो है वो हटा दिया जाएगा। फिर वो क्या करेगा? फिर वो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो इनके मित्र हैं, उनके यहाँ जाकर के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, या वो अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज शुरू करेंगे, उसके अंदर उसको नौकरी मिलेगी। सरकारी पैसे पे ट्रेंड लोग जो है उनको दिए जाएंगे। तो ये क्या मजाक कर रखा है देश के साथ? ठीक है हिलाल नकवी जी, वापस आएंगे और उसके बाद कपिल जी आपका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौला असर होता है। बात कर रहे हैं 2024 का महासमर। चर्चा में सभी मेहमान शामिल हैं और शुरुआत करते हैं कपिल जी। अगर हम बात करें, जिस तरीके से मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि विपक्ष ने उन मजबूतियों के साथ मुद्दे नहीं उठाए, सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए विपक्ष के मुद्दे। और इंडिया गठबंधन कमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम अखिलेश और राहुल यादव की अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से उस टाइम ये जोड़ी फ्लॉप मानी जा रही थी, तो कैसे एक बार फिर से जब वो साथ आ रहे हैं तो कैसे विश्वास करेगी जनता? क्योंकि पहले तो देख चुके हैं कि क्या हश्र हुआ। ये 55 सालों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की जोड़ी फ्लॉप चली। क्या वो बाद में फ्लॉप रही या वो नेता फ्लॉप? ये तो जनता को समझना है। और जनता के सामने फेक वादे हैं, मेक इंडिया की जगह फेक इंडिया चला। और भाई हमारे पीएम साहब फेंकने में माहिर हैं, इसमें कहीं दो राय, उसमें तो उनको ओलंपिक पदक विजेता है।
और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जो जनता तक स्वयं है। यशी आप भी किचन अपने घर संभालती हैं। जब 2014 में आप जो कड़वा तेल है वो 70 रुपए लीटर लाती थी, और अब जो है आप 220 रुपए ला रही होंगी अगर असली तेल खरीदे। तो आप सोचिए कि कहां पहुंच गए हम। जब 2014 में पेट्रोल 68 रुपए था तब वो महंगा था, यानी कि जब से देश आजाद हुआ और 14 तक पेट्रोल का दाम 68 रुपए था और अब 100 रुपए। केवल 10 वर्षों में देखिए मोदी जी ने कहां पहुंचाया है। और ऐसी महंगाई हर चीज पर है। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि जिस के लिए कहते थे कि रुपया मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा, तो वो तो आज प्रधानमंत्री जी की उम्र से कहीं ज्यादा हो गया। 84 रुपए 50 पैसे डॉलर का मूल्य है और 68 रुपए पे इन्होंने प्राप्त किया था। और उस समय कहा था कि जब रुपए का मूल्यन होता है, रुपए का दाम डॉलर के प्रति कमजोर होता है, तो उस देश की साख गिरती है। तो नरेंद्र मोदी जी बतावें कि 10 साल में उन्होंने जो 84 रुपया 50 पैसा एक डॉलर कर दिया, तो इन्होंने देश की साख को कितना गिराया। अब देश की इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, जो ये फेक इकोनॉमी चला रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस देश में 14 प्राइम मिनिस्टर ने मिल करके 100 केवल मात्र 55 लाख करोड़ रुपए इस देश के लिए ऋण लिया विदेशी बैंकों से। लेकिन हमारे 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने 155 लाख करोड़ रुपया ऋण लिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ना इनको इसरो दिया हुआ है, ना डीआरडीओ दिया हुआ है, ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इन्होंने लिमिटेड दिया, ना आईएम दिया, ना आईआईटीज दी, ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएचसी पीएचसी। अरे इन्होंने तो साहब एम्बुलेंस तक नहीं। आप सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना बनाया था उसका केवल संचालन करने के लिए इनको दिया गया, इन्होंने उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ाया। न प्रक्षेपण केंद्र इनका बनाया हुआ है, ना भाभा एटॉमिक सेंटर इनका बनाया हुआ है। कपिल जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, अगर हम यूपी की बात कर लें, यूपी के लिहाज से बात कर लें, तो जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो में बातें बीजेपी लेकर आई थी और जिसके बलबूते वो सत्ता में आई, और आज मुझे लगता है मैनिफेस्टो में वही बातें हैं, लगभग वही कानून व्यवस्था, वही महिला सुरक्षा, साथ ही साथ जो बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार, ये तमाम चीजें मुझे लगता है मैनिफेस्टो में बदला है। तो बहुत बेसिक चीजें अगर आपने बदली हो तो बदली हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनका पुराना मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे तो सेम ही है। और जनता ने जब आपको नकारा यूपी में, तो रीजंस भी वही थे। कानून व्यवस्था कहा जाता था, गुंडा राज है, महिलाओं की सुरक्षा, साथ ही साथ बेरोजगारी, ये वही मुद्दे। तो क्या जनता वापस आपको चुने? क्यों चुने? अगर वो आपका कार्यकाल भी देख चुकी है, बीजेपी को भी देख रही है, और आपको लगता है कि वो बीजेपी से संतुष्ट नहीं है, तो पिछला कार्यकाल तो आपका भी देख चुके हैं वो, और वही मुद्दे थे। हम डेवलपमेंट गिनाते हैं या फिर जो चीजें होती हैं, एक डेवलपमेंट होता है, दूसरा होता है आस्था कुरेदना, जातिवाद बढ़ाना, धर्मों के बीच में लड़ाई लगवाना, उसके बाद वोटों का एक तरफ से कन्वर्जन कर दो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ने जो सरकार चलाई, आपने उसमें देखा कि 2014 से जो हमारी 2012 से 17 सरकार चली, उसमें जो डेवलपमेंट के काम हुए उसके फीते ये आज तक काट रहे हैं। ये बता नहीं पाएंगे कि लखनऊ में इनका किया हुआ क्या है। आप सोचिए कि कैंसर हॉस्पिटल अगर हमने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कर देने से वो आपका थोड़ी ना हो जाएगा। इकाना स्टेडियम हमने दिया तो उसका नाम परिवर्तित करके अटल जी के नाम से कर देने से इकाना स्टेडियम आपका तो नहीं हो जाएगा, ना जनेश्वर मिश्रा पार्क हो जाएगा, ना आपका जो है रिवर फ्रंट हो जाएगा। और रिवर फ्रंट पे कितना बदला लेंगे लखनऊ वाले, क्योंकि करोड़ों रुपए उसके अंदर जो लगे हुए हैं। नहीं कपिल जी, इसका जवाब तो कई बार योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं कि सिर्फ ईटा रख देने से इमारत तो नहीं बनती, और फिर जो इमारत बनवाएगा या जो उद्घाटन करेगा, उन्होंने कहा है, कई बार मैंने मोदी जी को भी कहते हुए सुना है कि हम सिर्फ ईंटें नहीं रखते, हम जाकर रिबन भी काटते हैं। मुझे तो बता दीजिए, इन्होंने लखनऊ में कौन सा रिबन काटा है जिसका स्थापना भी इन्होंने किया? एक कोई प्रोजेक्ट
नहीं, आपके भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें हाईवेज की या हम बात करें फ्लाईओवर्स की, तो वो जो उद्घाटन वो बताते हैं, आप जिनको अपनी योजना बताते हैं, वो कहते हैं कि हम उसको आगे उद्घाटन हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका ही तो सपना साकार कर रहे हैं। अब बात क्या क्रेडिट की होड़ की लगी है कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जनता सब जानती है कि किसने किया है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बैठे हुए हैं, आप अपने पीसीआर से पता करके बता दें कि इन्होंने कौन सा फ्लाईओवर्स की मैं फ्लाईओवर्स की बात कर रही हूँ। मैं नया स्टेशन बना दिया। एक स्टेशन याची बता दीजिए लखनऊ में इन्होंने कौन सा बना दिया। ये गोरखपुर के अंदर मेट्रो देने जा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। 3 बार डीपीआर बना, 150 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया और 1 इंच भी जमीन मेट्रो की इन्होंने नहीं देखी, क्योंकि डीपीआर ही नहीं पास हो पा रहा है। नाली बनवा दिए ऊपर, अब नाली तोड़ करके बनवा रहे हैं। बताइए 250 करोड़ रुपए का नुकसान। कोई प्रोजेक्ट इनका शुरू कराया नहीं है कि जो जिसका अंत करके ये फीता खुद काट लें। 500 बेड का हम लोगों ने जो बच्चों का वार्ड बनवाया पीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, वही L1 L2 L3 के लिए कोरोना काल में काम आया। ठीक है, जफर नकवी साहब जवाब देंगे। ठीक है, वापस आते हैं कपिश जी होल्ड ऑन। जफर नकवी साहब, कपिश जी को जो है बहुत से ऐसे सवालों के जवाब जो है वास्तविक तौर पे, कपिश जी हम आप इतने सम्मानित और मेरे वरिष्ठ जनों में, हम आपसे बहुत ज्यादा बहस नहीं करते। आप कुछ कहते हैं मैं खामोश होकर सुन ले लेता हूँ, क्योंकि आप बड़े भाई भी हैं। तो आज जितने भी आपने सवाल किए ना, हर का डेटा अगर आप थोड़ा बहुत, आप तो माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड भी हैं, अगर थोड़ा बहुत गूगल भी पे अपडेट देखे हो तो हर चीज का जवाब आपको मिल जाता कि हमने किन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम किया, हमने किन बेस मॉडल्स पे काम किया, हमने कितनी आईआईटीज खोल दिए, हमने कहाँ कॉलेज खोल दिए, हमने कहाँ हॉस्पिटल खोल दिए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको गूगल भैया दे देते। लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पे आदरणीय अखिलेश यादव की बड़ाई करनी है, जिनको जनता ने न केवल नकारा है, बल्कि लगातार हम आपको हरा हरा के बता रहे कि जनता आपको स्वीकार नहीं की, क्योंकि आपके समय में केवल गुंडा राज के अलावा उत्तर प्रदेश में कभी कुछ होता नहीं था। गुंडे मवाली आपके संरक्षण में गुंडे मवालियों को पनाह दी जाती थी। आपकी पार्टी के संरक्षण में प्रदेश में गुंडा राज होता था। आपके शासनकाल में तमाम आपने बात की व्यक्ति कोविड के समय में तमाम आप मुझे बता दीजिए, इतने लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, ये ब्रिजेश सिंह कौन है जो दाऊद इब्राहिम के शूटर रहे? 80 मुकदमे हैं, 40 हत्या के और अपहरण के मुकदमे। केशव प्रसाद उन पे मुकदमा नहीं चल रहा है क्या? उन पे मुकदमा नहीं चल रहा है? किसके मुकदमा नहीं चल रहा है? बनाया भाई, सुनिए तो, आप सुनते तो जाइए। मुकदमे चलने दो, लेकिन मंत्री भी तो बना रहे हो आप, एमएलसी बना रहे हो, सांसद बना रहे हो। ब्रिजभूषण सिंह बहन बेटियों की इज्जत रगड़ दी और आप उन्हें अपने सीने से लगाए बैठे हो। अभी भी ये केसरगंज की सीट देने के लिए आप तैयारी बना के रख रहे हो, फिर उनके भाई को आप वहां गोडा में उतारोगे। भाई किस तरह करोगे आप? और केशव प्रसाद मौर्य मोहम्मद गौस के हत्या के आरोपी रहे, साक्ष्य के अभाव में छूटे। उसके अलावा हत्या का प्रयास, जमीन कब्जा करना, पशु तस्करी, 419 20 67 68 71 और एनआई एक्ट जैसे उनके ऊपर मुकदमे हैं। 16 मुकदमे हैं केशव प्रसाद मौर्य। योगी आदित्यनाथ जी पे 302 का मुकदमा महाराजगंज के कोतवाली के अंदर, 307 के 2 मुकदमे गोरखपुर के अंदर, 153। चलिए, ये देखिए कपिश जी हम बात कर रहे थे आज वोटिंग कम जो हुई है उस पर, उसके परसेंटेज पर, लेकिन ये डिबेट अलग पहलुओं पर जारी है और जारी है काम पर। लेकिन इस पर फोकस करना फिलहाल मुझे लगता है ज्यादा जरूरी हो गया राजनीतिक दलों के लिए। और हिलाल नकवी साहब का हम रुक करना चाहेंगे। हिलाल साहब जी, इसको कैसे देख रहे हैं? जो वोटिंग परसेंटेज काफी कम हो गया है और इसका फायदा नुकसान जो है वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ये वोट परसेंटेज आखिर कम क्यों हो रहे हैं? लेकिन सुरेंद्र जी ने जैसे एक बात कही कि 2 टाइप के लोग हो गए, एक तो जो अंधभक्त है और एक वो जो नाराज है बहुत ज्यादा। तो फिर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो किधर हैं? देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था, वो शायद बात पूरी नहीं पहुंची थी कि जहां तक कि वोटिंग परसेंटेज का प्रश्न है, तो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त जहां जहां भी बढ़ रही है उसके अंदर बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण उसके अंदर योगदान है। इससे हमको इनकार नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से सहूलियतें कर रखी हैं, जिस तरह से आसानी से आप, अगर आपका नाम छूट गया है तो हफ्ता भर पहले तक कि आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं,
बहुत करीब करीब पोलिंग बूथ हो गए हैं जहां पे जाकर के वोट डाले जा सकते हैं। तो वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने की एक बड़ी वजह वो भी है, हम ये नहीं कह रहे वो ही। लेकिन जब यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो, और यही ब्यूरोक्रेसी जो है, जो अफसरशाही है, जो पुलिस वाले हैं, ये वोटर्स को रोकने लग जाए, उनको वोट डालने में बजाय इसके कि वो उसकी सहूलियत पैदा करे, उसके अंदर दिक्कतें पैदा करे। इस गर्मी में सबसे ज्यादा वोट सुबह पड़ रहा है। सुबह के टाइम के ऊपर जो है वो कितने ही ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां के पर ईवीएम जो है वो काम नहीं कर रही। जाहिर सी बात है, जब काम नहीं कर रही थी तो वोटिंग जो है वो स्लो हो गई। एक बात। दूसरा ये कि पुलिस वालों के कितने ही आप ही लोगों ने दिखाया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ये दिखाने की आपकी तो हिम्मत की है कि वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से वो चेक कर रहे हैं किसके पास वोटिंग आईडी, वोटर आईडी है, आपके पास और बाकी पत्र हैं या नहीं। जबकि काम इलेक्शन कमीशन वो वोट डालने में दिक्कत कर, जो मुजफ्फरनगर का चुनाव हुआ है, जो सहारनपुर का चुनाव हुआ है, सब जगह पर जिस तरह से लगातार कंप्लेंट की गई है, लगातार हम लोगों ने कंप्लेंट की कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो वोट डालने वालों के साथ दिक्कत पैदा कर रही है, किस तरह से पुलिस वाले रोड़ा पैदा कर रहे हैं, किस तरह से वोटिंग मशीन जो है वो बीच बीच में काम नहीं कर रही। अगर आप कुल मिलाकर के देखें तो 60% के ऊपर उसके बावजूद भी वोट पड़ा। तो जहां पर लोग इस दिक्कतों से लड़ करके इस और गर्मी में खड़े होकर के वोट देने के लिए आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट करता है कि वो परिवर्तन चाहते, वो निश्चित रूप से इस सरकार को हटा देना चाहते। तभी वो जो है वो पुलिस से भी लड़ रहे हैं, वो अफसरशाही से भी लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन से भी लड़ रहे हैं। वहां के पर वोट देने के लिए उनको सुबह के वक्त जो है वो सारे ईवीएम खराब कर दिए गए। तो मालूम था कहीं ना कहीं सरकार को मालूम है कि ये वोट उनके खिलाफ पड़ रहा है। हिलाल अकील साहब, कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि ठीक है, आपने जो बताया कि इन परेशानी से उस पर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। सुरेंद्र दुबे जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें जो यंगस्टर्स हैं या जो पहली बार वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट इस बार थोड़ी नदारत नजर आई। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? ठीक है, सुरेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है और बता दें आपको कि जिस तरीके से 2024 के महासमर का आगाज हो चुका है, पहले फेज का मतदान भी हो चुका है पूर्ण, लेकिन बड़ी बात ये देखने को मिली कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम है। हालांकि विपक्षी दलों की अपनी अपनी राय है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जनता में जागरूकता की कमी है या फिर यंगस्टर्स उतने ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल ठीक नहीं है, या फिर इसका लेकिन फायदा और नुकसान किसे होगा ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।